नहीं रोहिणी, दादाजी, पापा, मम्मी, ये मेरा परिवार है। मैं उनसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूं? लेकिन उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी फैसला ले रही हो। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूं। मुझे अपनी पहचान बनानी होगी। रोहिणी की भौहें और सिकुड़ गईं। शुरुआत से शुरू करना? उसकी आवाज में अविश्वास था, जैसे वह अनामिका के इस साहस को समझ नहीं पा रही हो। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अपनी सारी बचत लगानी होगी। अनामिका ने कड़वी मुस्कान दी। मैं विक्रम को एक ऐसी पहचान देना चाहती हूं जिससे वह खुद को कमतर न समझे। उसके शब्दों में एक गहरी मंशा थी, जैसे वह न केवल विक्रम को बल्कि खुद को भी साबित करना चाहती हो। मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। रोहिणी को अब समझ आया। ओह, तो तुम विक्रम के लिए एक कंपनी खड़ा करना चाहती हो? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अनामिका की इस योजना से प्रभावित हो। अनामिका ने सिर हिलाया। विक्रम के पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं सिंह ग्रुप की उत्तराधिकारी हूं। यह सामाजिक हैसियत की बात नहीं, लेकिन मेरे पति के रूप में उसे कुछ तो असाधारण होना चाहिए, है ना? उसकी आवाज में एक गहरी जिद थी, जैसे वह अपने फैसले पर अडिग हो। मैं उसे वो जगह दूंगी जिसका वह हकदार है। रोहिणी ने हल्की हंसी के साथ कहा। किसने उसे तुम्हारा पति बनने को कहा? उसके शब्दों में एक शरारत थी जो माहौल को हल्का कर रही थी। अनामिका ने आह भरी, फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मुझे नहीं पता वह कहां है, लेकिन जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो उसकी खैर नहीं। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वह किसी पुराने हिसाब को चुकाने की ठान चुकी हो। विक्रम, तुम मुझसे नहीं बच सकते? रोहिणी ने आश्चर्य से पूछा। सचमुच? वह बहुत ताकतवर लगता है। क्या तुम उसे संभाल पाओगी? उसकी आवाज में शरारत के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। अनामिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह मुझसे नहीं बच सकता। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही उसे सही सबक सिखा सकती हूं। उसके शब्दों में एक विजेता की चमक थी, जैसे वह पहले से ही इस युद्ध को जीत चुकी हो। रोहिणी ने शरारती अंदाज में आंख मारी। अनामिका, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तुम्हें विक्रम से प्यार तो नहीं हो गया? उसकी मुस्कान में एक चंचल शरारत थी। अनामिका का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है? बिल्कुल नहीं। वह झटके से खड़ी हुई और ऊपर की ओर भागी, मानो कोई तूफान उसे खींच रहा हो। मैं नहाने जा रही हूं। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, पर उसकी आंखों में एक अनकही उलझन थी। प्यार? असंभव। फिर यह बेचैनी क्यों? रोहिणी ने अपनी बाहें क्रॉस की और धीरे से मुस्कुराई। अभी भी नहीं मान रही? अनामिका और विक्रम की मुलाकात अभी हुई है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वह खुद को उनकी पत्नी कहती है। क्या यह वही अनामिका है जिसने दिल्ली की सबसे खूबसूरत और निश्चल महिला के रूप में अनगिनत प्रेमियों को ठुकराया था? विक्रम में ऐसा क्या खास है? उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई अनसुलझा रहस्य। नोएडा की एक संकरी धूल भरी गली में ह्यूमैनिटी क्लिनिक की पुरानी दीवारें उस शाम एक अनोखी बातचीत की गवाह बनी। मेज पर बिछी सादगी भरी दावत के बीच विक्रम शर्मा और कार्तिक बैठे थे। हवा में चिकित्सा ज्ञान की गहरी चर्चा की सुगंध थी, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जीवंत हो उठा हो। विक्रम की आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। कार्तिक, जो खुद एक अनुभवी चिकित्सक थे, कभी कभी आश्चर्य से उनकी ओर देखते, मानो कोई रहस्यमयी खजाना खुल रहा हो। ये लड़का, ये कोई साधारण इंसान नहीं, विक्रम बोल रहे थे, और कार्तिक उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कभी कभी कार्तिक के चेहरे पर प्रबुद्धता की चमक उभरती, तो कभी गहरी हैरानी। यह दृश्य कुछ अजीब था। एक जवान लड़का अपने ज्ञान से एक बुजुर्ग को चकित कर रहा था। मास्टर रघुवीर ने इसे कैसे गढ़ा? कार्तिक ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। विक्रम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चिकित्सा ज्ञान इतना गहरा है। मैं तो सचमुच शर्मिंदा हूं। उनकी आवाज में प्रशंसा और विनम्रता थी। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तो बस यूं ही चर्चा कर रहा था। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वह किसी गहरे समंदर की सतह पर तैर रहा हो। मेरा ज्ञान मेरी साधना का हिस्सा है। सच तो यह था कि विक्रम ने कभी औपचारिक रूप से चिकित्सा नहीं सीखी थी, लेकिन मानव शरीर की समझ के मामले में
उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वह एक साधक थे जिनके पास आंतरिक दृष्टि और दिव्य मन की शक्ति थी। अपने शरीर को पूरी तरह समझे बिना वह उसे कैसे संयमित कर सकते थे? कैसे वे भौतिक सीमाओं को तोड़कर एक नए क्षेत्र तक पहुंच सकते थे? मेरा रास्ता साधारण नहीं। तभी ह्यूमैनिटी क्लिनिक की शांति को एक फोन की घंटी ने भंग किया। डिंग अ लिंग लिंग। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए विक्रम, मुझे यह कॉल लेनी होगी। तुम खाना जारी रखो। उनकी आवाज में एक आत्मीयता थी, जैसे वे किसी अपने से बात कर रहे हों। विक्रम ने सिर हिलाया और चुपचाप खाने में लग गए। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। यह शांति, ये मेरी ताकत है। तभी बाहर से एक खूबसूरत आकृति तेजी से अंदर दाखिल हुई। यह श्रेया थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई तारा धरती पर उतर आया हो। पर जैसे ही उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, वह ठिठक गई। फिर आश्चर्य से बोली, ए, तुम कौन हो? कोई भिखारी? उसकी आवाज में शरारत थी, पर उसमें एक अनजानी जिज्ञासा भी थी। विक्रम का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसने मुंह में लिया खाना लगभग उगल दिया। भिखारी? यह शब्द उसके कानों में गूंज गया, जैसे कोई तीखा तीर। सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े सादे थे और बाल लंबे, वह भिखारी कैसे लग सकता था? क्या कोई भिखारी इतना करिश्माई और आकर्षक हो सकता था? अरे, मैं तुमसे पूछ रही हूं। श्रेया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे दादाजी कहां हैं? उसके शब्दों में एक लापरवाह साहस था, जैसे वह किसी अनजान मेहमान को चुनौती दे रही हो। विक्रम ने झुंझलाहट भरे स्वर में जवाब दिया, सबसे पहले तो यह साफ कर दूं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं यहां क्यों हूं, यह तुम अपने दादाजी से पूछो। वे अंदर हैं। उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी, पर उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। यह लड़की कुछ तो खास है। श्रेया ने उसे ऊपर से नीचे तक नापा, फिर तंज भरे अंदाज में बोली, भिखारी नहीं, लेकिन तुम तो बिल्कुल भिखारी जैसे लगते हो। खैर, मेरा मतलब अपमान करने का नहीं था। मैं तो बस उत्सुक थी, क्योंकि तुम इतने जवान हो। उसकी आवाज में एक शरारत थी जो माहौल को हल्का कर रही थी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मान लिया, मैं भिखारी हूं। मैं यहां तुमसे पैसे ऐंठने आया हूं। उसके शब्दों में एक चंचल तंज था, जैसे वह इस खेल का मजा ले रहा हो। देखते हैं यह कितनी दूर जाती है। श्रेया ने उसे घूरा। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था। अब मैं तुम्हें सचमुच तुच्छ समझती हूं। तुम स्वस्थ हो, फिर काम क्यों नहीं करते? भीख मांगने में क्या मजा है? एक पुरुष होने के नाते तुम्हें मुश्किलों से लड़ना चाहिए, भाग्य के आगे झुकना नहीं। अपने हाथों से अपना आसमान बनाओ। भीख मांगने से लोग तुम्हें और नीची नजर से देखेंगे। उसके शब्दों में एक अनोखी ताकत थी, जैसे वह किसी को प्रेरित करने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने आश्चर्य से श्रेया को देखा। में एक अनोखी ताकत थी, पर उसका अंदाज लापरवाह था। यह लड़की, यह साधारण नहीं है। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। श्रेया ने गर्व से अपनी छाती फुलाई और बोली, क्या देख रहे हो? पहले कभी कोई सुंदरी नहीं देखी? उसकी आंखों में एक शरारत थी, जैसे वह इस पल का मजा ले रही हो। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सुंदरी तो मैंने कई देखी हैं, पर तुम्हारे जैसी लापरवाह सुंदरी पहली बार देखी है। उसकी मुस्कान में एक चंचल चमक थी, जैसे वह इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहता हो। यह मुलाकात, ये कुछ खास है। श्रेया की भौहें सिकुड़ गईं। लापरवाह सुंदरी से तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आवाज में एक हल्का गुस्सा था, पर उसमें जिज्ञासा भी थी। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस इतना कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अंदाज कुछ अनोखा है। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई कविता। श्रेया ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम भी कुछ अनोखे लगते हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस अनजान मुलाकात में कुछ नया ढूंढ रही हो। यह लड़का, यह कोई साधारण इंसान नहीं। नोएडा की उस तंग धूल भरी गली में ह्यूमैनिटी क्लिनिक की पुरानी दीवारें एक अनकहे नाटक की मूक साक्षी बन रही थीं। हवा में तनाव की सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य तूफान अपनी दस्तक देने को बेताब हो। श्रेया की आंखें क्रोध और आश्चर्य से चमक रही थीं।
मानो रात के आकाश में दो तारे आग बरसा रहे हों। विक्रम शर्मा के शब्द लापरवाह सुंदरी उसके मन में तीखे तीरों की तरह बार बार चुभ रहे थे, उसके दिल में एक ज्वालामुखी को जागृत करते हुए। उसका मतलब क्या था? यह सवाल उसके दिमाग में एक अंतहीन भंवर की तरह घूम रहा था, उसकी सांसों को भारी करता हुआ। श्रेया ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी नजरें लावा की तरह दहक रही थीं। उसकी आवाज में एक तीखा क्रोध था, जैसे कोई तलवार हवा में लहरा रही हो। अरे तुम बदमाश, खड़े हो जाओ अभी! उसका स्वर कमरे में गूंज रहा था, जैसे कोई प्राचीन रानी अपनी प्रजा को आदेश दे रही हो। ये अजनबी, ये मेरे गर्व को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? विक्रम ने होठों पर एक शरारती मुस्कान सजाए कुर्सी छोड़ी और आज्ञाकारी ढंग से खड़ा हो गया, मानो वह इस नाटक का हिस्सा बनने को तैयार हो। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी, जैसे वह जानबूझकर इस आग को और भड़काने का मजा ले रहा हो। किस लिए? उसकी आवाज में शरारत और विनम्रता का अनोखा मिश्रण था, जैसे वह श्रेया के गुस्से को एक खेल में बदल रहा हो। देखते हैं यह कितनी दूर तक जाती है। श्रेया ने उसे घूरा, उसकी नजरें आग की लपटों की तरह थीं। तुम मेरे घर में मुफ्त का खाना खाने चले आते हो और फिर मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो? यह हिम्मत तुम्हें किसने दी? उसकी आवाज में गर्व और क्रोध का तीखा संगम था, जैसे कोई शेरनी अपनी मांद की रक्षा कर रही हो। मैं अगारवाल परिवार की बेटी हूं, कोई मुझे यूं अपमानित नहीं कर सकता। श्रेया का गुस्सा जायज था। वह अपने व्यस्त दिन के बाद ह्यूमैनिटी क्लिनिक लौटी थी, यह उम्मीद लेकर कि उसे कुछ पल शांति के मिलेंगे। लेकिन यहां इस अजनबी ने, जिसके कपड़े मैले और बाल बिखरे हुए थे, उसके आत्मसम्मान पर चोट की थी। अगारवाल परिवार की बेटी होने के नाते वह यह अपमान कैसे सहन कर सकती थी? उसका गर्व, उसकी गरिमा, सब कुछ दांव पर था। यह लड़का, यह कोई साधारण इंसान नहीं, पर मैं इसे सबक सिखाऊंगी। विक्रम ने शांत, लगभग ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैंने तो बस मजाक किया था, सिर्फ इसलिए कि मेरे कपड़े थोड़े सादे हैं। क्या कोई मुझे तुरंत भिखारी समझ लेगा? उसकी आवाज में एक गहरी ठहराव था, मानो वह जानता हो कि उसके शब्द श्रेया के क्रोध को और हवा देंगे। ये लड़की, इसकी आग में कुछ तो खास है। श्रेया ने गाल फुलाए, उसकी आवाज में झुंझलाहट की लहरें थीं। और अगर मैं मजाक कर रही थी, उसने तंज कसते हुए कहा, मानो वह इस शब्दों की जंग में पीछे हटने को तैयार न हो। मैं इसे दिखाऊंगी कि मैं कमजोर नहीं। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा, ओह, तो ये मजाक था? ठीक है, मैं भी तो मजाक कर रहा था। तुम तो वाकई बिल्कुल सामान्य हो। उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, जो श्रेया के लिए तलवार की तरह था। देखते हैं ये कितना बर्दाश्त कर सकती है। श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल सामान्य, यह शब्द उसके कानों में झर की तरह गूंजा। तुम्हारा सामान्य से क्या मतलब है? उसने दांत पीसते हुए पूछा। उसकी मुट्ठियां अनायास ही भींच गईं, जैसे वह किसी युद्ध के लिए तैयार हो। यह लड़का, यह मेरे गर्व को कुचलने की कोशिश कर रहा है। विक्रम के सामने खड़ा यह युवक, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल चिड़िया के घोंसले जैसे बिखरे, क्या खुद को कोई बड़ा तीर्थ यात्री या विद्वान समझ रहा था? उसकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान और शांत अंदाज श्रेया को और भी क्रोधित कर रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह उसे अभी उसी वक्त सबक सिखा दे। यह शांत चेहरा, इसके पीछे क्या छिपा है? तभी कार्तिक मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके कदमों में एक बुजुर्ग की गरिमा थी। वे विक्रम का परिचय कराने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, श्रेया उनके पास दौड़ी। उसकी आवाज में आक्रोश और आश्चर्य का मिश्रण था। दादाजी, यह भिखारी कौन है? आप इसे हमारे घर क्यों लाए? ये लड़का, ये यहां क्या कर रहा है? कार्तिक पहले तो चौंके, फिर उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। श्रेया, अपनी जुबान संभालो। तुम इतनी असभ्य कैसे हो सकती हो? तुरंत माफी मांगो। उनकी आवाज में एक सख्त पितामह की गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन गुरु अपनी शिष्या को डांट रहा हो। श्रेया ने मुंह बनाया, उसका चेहरा विद्रोह से भरा था। क्यों? मैं इस आवारा से माफी क्यों मांगू? उसने तीखे स्वर में कहा, मानो वह अपने गर्व को ढाल बनाकर खड़ी हो। मैं किसी अजनबी के सामने क्यों झुकूं? कार्तिक हाँफने लगे।
उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। श्रेया, तुम। उनके शब्द गुस्से में कांप रहे थे। वे जानते थे कि विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था। उनकी चिकित्सा कला और मार्शल आर्ट की समझ ऐसी थी जो कार्तिक को भी चकित कर देती थी। विक्रम उनके लिए एक सम्मानित अतिथि थे, कोई सड़क का आवारा नहीं। यह लड़की, इसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। श्रेया, अब हंगामा बंद करो, कार्तिक ने सख्ती से कहा। तुम्हें लोगों को भिखारी कहना किसने सिखाया? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए? उनकी आवाज में निराशा और क्रोध का मिश्रण था, जैसे कोई पुराना विश्वास टूट गया हो। श्रेया की आंखें नम हो गईं। यह पहली बार था जब उनके सौम्य दादाजी उन पर इतना गुस्सा हुए थे, वह भी एक अजनबी के लिए। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, उसने सिर घुमाकर कहा और गुस्से में घर के अंदर चली गई। उसके कदमों की गूंज हॉल में लंबे समय तक गूंजती रही, जैसे कोई तूफान कमरे को छोड़कर जा रहा हो। मैंने क्या गलत कहा? विक्रम ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा था। वह जल्दी से बीच में बोला, श्रीमान कार्तिक, मैं तो बस श्रेया के साथ मजाक कर रहा था, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में एक हल्की सी माफी थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत अभी भी चमक रही थी। यह लड़की, इसने माहौल को और मजेदार बना दिया। कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं विक्रम, बात सिद्धांत की है। मैंने श्रेया को अपने हाथों से पाला है। मैं उसकी ऐसी कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे माफी मांगनी होगी। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे कोई पर्वत अपनी जगह पर अडिग खड़ा हो। श्रेया की आंखों में आंसू छलक आए। वह वापस मुड़ी और चिल्लाई, मैं नहीं मांगूंगी। इतना कहकर वह तेजी से घर के अंदर भाग गई, जैसे कोई घायल हिरनी जंगल की ओर दौड़ रही हो। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। कार्तिक ने निराशा में सिर हिलाया। देखो इसे, यह कैसा व्यवहार है। अब तो यह अपने दादाजी की भी नहीं सुनती। इसकी बेकाबू हरकतों ने इसे बिगाड़ दिया है। उनकी आवाज में दुख और चिंता की गहरी छाया थी, जैसे कोई पुराना सपना टूट रहा हो। विक्रम ने भी सिर हिलाया, एक कड़वी मुस्कान के साथ। पहले ही दिन मैंने अगारवाल परिवार की बेटी को नाराज कर दिया। यह सोचकर वह मन ही मन हंसा। उसके आगे के दिन निश्चित रूप से रोमांचक होने वाले थे। यह मुलाकात, यह कुछ खास होने वाली है। कार्तिक ने मेज पर बैठते हुए कहा, चलो उसे भूल जाओ, खाना खत्म करो। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करूंगा। रात को आराम करो और कल श्रेया तुम्हें घर दिखाएगी। और हां, तुम्हें कुछ नए कपड़े भी लेने चाहिए। तुम जैसे आकर्षक युवक के लिए ये फटे पुराने कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रेया ने तुम्हें गलत समझ लिया। उनकी आवाज में एक बुजुर्ग की चतुराई थी। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, आप सचमुच चाहते हैं कि श्रेया मुझे खरीदारी के लिए ले जाए? मुझे लगता है मैंने उसे पहले ही परेशान कर दिया है। यह मजेदार होने वाला है। कार्तिक ने ठाका लगाया। और कौन? मैं, एक बूढ़ा आदमी? और वैसे भी तुम दोनों एक ही छत के नीचे हो, हमेशा एक दूसरे से नहीं बच सकते, है ना? उनकी आवाज में एक चंचल चमक थी, जैसे वे इस नाटक का मजा ले रहे हों। अगली सुबह नोएडा की ताजी हवा में सूरज की किरणें ह्यूमैनिटी क्लिनिक की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। विक्रम अपने ध्यान की अवस्था से जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, मानो वह आध्यात्मिक ऊर्जा के समुद्र में गोते लगा रहा हो। ध्यान के बाद उसका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहा था, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसमें संचारित हो रही हो। यह शांति, यह मेरी ताकत है। श्रेया, जो देर से उठी थी, सुबह 9 बजे के बाद ही अपने कमरे से बाहर निकली। उसका चेहरा अभी भी गुस्से और झुंझलाहट से भरा था, जैसे कोई बादल जो बरसने को तैयार हो। कार्तिक के बार बार आग्रह करने पर वह अनमने मन से विक्रम के साथ बाहर जाने को तैयार हुई। यह लड़का, यह मेरे लिए सजा क्यों बन रहा है? सच तो यह था कि वह विक्रम से नाराज थी। उसके जर्जर कपड़े और बिखरे बाल उसे असहज कर रहे थे। बाहर जाते समय वह उससे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, मानो उसके साथ चलना कोई सजा हो। मुझे इससे दूर रहना होगा, विक्रम ने मन ही मन सोचा। यह लड़की तो सचमुच गुस्सैल है। शायद मुझे कल श्रेया को इतना छेड़ना नहीं चाहिए था। कम से कम अब हालात इतने तनावपूर्ण तो न होते। तभी गली के मोड़ पर एक युवक कुछ लोगों के साथ आया।
उसके चेहरे पर एक चिपचिपी मुस्कान थी, जैसे कोई सस्ता इत्र हवा में घुल रहा हो। श्रेया, क्या संयोग है? सुप्रभात। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी जो हवा में एक कृत्रिम सुगंध की तरह फैल रही थी। श्रेया ने भौहें चढ़ाईं। तुम फिर यहां क्यों आए करणवीर? उसकी आवाज में तीखापन था, जैसे कोई तलवार हवा में लहरा रही हो। ये गुंडा, ये फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? करणवीर ने अपनी काली पीली दांतों वाली मुस्कान दिखाई। हा, श्रेया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरे इरादे तो दिन की तरह साफ हैं। उसकी आवाज में एक बनावटी आत्मविश्वास था, जैसे वह अपनी चालबाजी को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। श्रेया को उसका चेहरा देखकर घिन सी होने लगी। एक गुंडा मुझसे इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहा है? कम से कम पहले कोई ढंग की नौकरी तो ढूंढ ले, उसने मन ही मन सोचा। श्रेया की नजर अचानक विक्रम पर पड़ी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। विक्रम ने हैरानी से जवाब दिया, यह लड़की, यह अब मुझे क्यों घसीट रही है? श्रेया ने दांत पीसते हुए कहा, एक संकटग्रस्त युवती के सामने खड़े हो और तुम एक पुरुष हो, क्या तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए? उसकी आवाज में चुनौती थी, जैसे वह विक्रम को एक युद्ध के लिए ललकार रही हो। विक्रम ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। वह श्रेया के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया। उसकी मुद्रा में एक शांत आत्मविश्वास था, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में उतर रहा हो। यह मजेदार होने वाला है। करणवीर ने विक्रम को तिरछी नजर से देखा। चोर, तेरा क्या काम है? मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? उसकी आवाज में व्यंग्य था। भाई जी, इस मोहल्ले में मुझे कौन नहीं जानता, तूने मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे की? विक्रम ने आश्चर्य से करणवीर को देखा। भाई जी, यानी मुर्गी? उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे नाम में जरूर कोई गहरा मतलब छिपा है। यह नाम तुम्हें किसने दिया? उसकी आवाज में एक चंचल तंज था, जैसे वह इस खेल का मजा ले रहा हो। यह लड़का, यह खुद को बहुत बड़ा समझता है। श्रेया के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यह विक्रम भी कुछ कम नहीं, उसने मन ही मन सोचा। इस अनजाने नाटक में एक नया रंगमंच तैयार हो रहा था और हवा में एक नई कहानी की आहट थी। धूल भरी दिल्ली की गलियों में, जहां सूरज की किरणें पत्थरों को चटकाती थीं, एक आंधी सी उठ रही थी। साए लंबे हो चुके थे और हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा सांस ले रहा हो। करणवीर, दिल्ली का कुख्यात गुंडा, अपनी छाती फुलाए सड़क पर ठसक के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारी थी और चेहरा लाल हो रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। सामने खड़ा था विक्रम शर्मा, एक रहस्यमयी चंचल मुस्कान वाला नौजवान, जिसके चेहरे पर न तो डर था न घमंड, बस एक अजीब सी शांति। क्या यह शांति तूफान का संकेत थी? करणवीर की आवाज गली में गूंजी, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। छोटे चोर, क्या तुम मौत को न्योता दे रहे हो? मेरे सामने मजाक की हिम्मत? उसका गुस्सा हवा में तलवार की तरह लहरा रहा था, लेकिन विक्रम ने बिना पलक झपकाए अपनी चंचल आवाज में जवाब दिया, मजाक? अरे, तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो, मैं भला क्यों मजाक करूं? उसकी नजर करणवीर की कमजोर काया पर ठहरी और उसकी मुस्कान में एक तीखा तंज छिपा था। करणवीर का दिल जल उठा। छोटी सी लड़की, यह शब्द उसके कानों में झर की तरह उतरे। यह उसकी कमजोरी थी, जिसे वह दुनिया से छिपाता था। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया, आंखें आग की तरह दहकने लगीं। पास ही खड़ी थी श्रेया, जिसका नाजुक चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ चुका था। यह आदमी विक्रम, बाहर से राक्षस, अंदर से बदमाश, उसने मन ही मन सोचा, अपनी आंखों को तरेरते हुए। करणवीर के अनुयायी, जो उसकी छाया की तरह हरदम साथ रहते थे, अब चीखने लगे, भाई, इस बेकार इंसान से क्या बात करना, बस इसकी पिटाई कर दो। एक ने जोर से कहा, उसकी आवाज में जलन और घृणा थी। दूसरा और आगे बढ़ा, हाँ, इस नामहीन शख्स को अपनी औकात नहीं पता। भाई करणवीर के सामने घमंड? करणवीर को अपने अनुयायियों की बातें सुनकर गर्व हुआ। वह दिल्ली का बादशाह था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसने एक कदम पीछे लिया, अपनी छाती और फुलाई और चेहरे पर एक बॉस जैसी ठसक ला दी। हा हा! उसके अनुयायी हंसी से लोटपोट हो गए। उनकी घृणित मुस्कानें हवा में तैर रही थीं। वे अपनी हथेलियां रगड़ते हुए विक्रम की ओर बढ़े, जैसे भेड़िए शिकार की ओर झपटते हैं।
लेकिन तभी हवा रुकी। एक तेज झोंका आया, जैसे कोई अनदेखी ताकत गली में जाग उठी हो। धप! एक जोरदार आवाज गूंजी और करणवीर, दिल्ली का कुख्यात गुंडा, हवा में उछला और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। उसकी दर्द भरी चीखें गली में गूंज उठीं, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो। मादर! उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा डर। उसके अनुयायी भौंचक्के रह गए। यह क्या हुआ? वे पीछे मुड़े। उनकी आंखों में हैरानी और भय था। भाई करणवीर को क्या हुआ? अचानक जमीन पर कैसे गिर पड़े? उनका शक तुरंत विक्रम पर गया, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा, वह उसी जगह खड़ा था, बिना हिले, बिना डुले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में वही चंचल चमक थी जो अब और रहस्यमयी लग रही थी। श्रेया के मुंह से एक हल्की सिसकारी निकली। क्या मैंने कुछ देखा? उसे लगा कि उसने विक्रम को एक पल के लिए बिजली की तरह हिलते देखा था, लेकिन यह इतना तेज था कि उसका दिमाग शक में डूब गया। शायद मैंने गलत देखा। फिर भी करणवीर का जमीन पर गिरना कोई साधारण बात नहीं थी। अरे, तुम सब क्या सोच रहे हो? उसे पीटो! करणवीर जमीन से उछलकर खड़ा हुआ, अपना चेहरा पकड़ते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसने मुझे थप्पड़ मारा बिना छुए? यह कितना डरावना है! वह शक भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। उसके आदेश पर अनुयायियों ने दांत पीसते हुए विक्रम पर हमला बोला, लेकिन फिर पफ! एक और तेज हवा का झोंका। करणवीर की चीखें फिर गूंजी और वह बेढंगे ढंग से जमीन पर लुढ़क गया। अनुयायी भय से पीछे हटे। यह क्या जादू है? उन्होंने विक्रम को देखा। वह अभी भी उसी जगह खड़ा था, बिना हिले, बिना मुस्कुराए। उसकी शांत मुद्रा अब डरावनी लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। उनके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। यहां सिर्फ 3 लोग थे, भाई करणवीर, श्रेया और यह रहस्यमयी आदमी। कोई नहीं हिला। फिर भाई करणवीर की चीखें इतनी दयनीय क्यों? करणवीर का चेहरा अब लाल और सूझा हुआ था। 2 हथेली के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोरदार थप्पड़ मारे हों। थप्पड़! अचानक एक और आवाज गूंजी और एक अनुयायी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 अनुयायी सतर्क हो गए। वे पीछे हटे, हवा को टटोलते हुए, जैसे कोई अदृश्य खतरा उनके बीच घूम रहा हो। यह क्या हो रहा है? दिन दहाड़े भूत? श्रेया का शरीर कांप उठा। उसने अपनी बाहें सीने पर कस लीं। यह विक्रम का काम है, उसे यकीन था, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकती थी। क्या यह सचमुच कोई भूत है? उसका दिल धड़क रहा था और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? जमीन पर क्यों लौट रहे हो? विक्रम ने नकली उत्सुकता के साथ पूछा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह इस तमाशे का मजा ले रहा हो। यह जगह शापित है, भागो! करणवीर जमीन से उछलकर खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे भागा। उसकी गति हैरान करने वाली थी, जैसे कोई शिकारी कुत्ता उसका पीछा कर रहा हो। उसके अनुयायी उससे भी तेज दौड़े, उसे पीछे छोड़ते हुए। धिक्कार है! तुम सब इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? वापस आओ गद्दारों! करणवीर गुस्से से चीखा, बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता हुआ, जैसे उसे डर था कि कोई अनदेखी ताकत अब भी उसका पीछा कर रही है। श्रेया ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था। वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह सब क्या था? उसका मन सवालों में डूबा था। आह, श्रेया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? विक्रम उसके पीछे दौड़ा, हंसते हुए बोला, तुम मुझे अकेला छोड़ने की सोच तो नहीं रही ना? उसकी आवाज में एक चंचल मासूमियत थी, लेकिन श्रेया को यह अब डरावना लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह घिनौनी नहीं हूं, श्रेया ने गुस्से से जवाब दिया। उसकी आवाज में डर और तीखापन था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ हुआ वो असामान्य था? यहां सिर्फ हम थे। फिर भी भूल जाओ। विक्रम रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने तो बस अपनी सिकुड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया था, उसने मन ही मन सोचा। उसे नहीं पता था कि यह श्रेया को इतना डरा देगा। गलतफहमियां दूर करना मुश्किल है। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। गली अब शांत थी। धूल हवा में तैर रही थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। श्रेया एक कपड़े की दुकान के सामने रुकी।
उसका चेहरा असंतुष्ट भाव से भरा था। हम यहां पहुंच गए, अब तुम उस दुकान में जाओ, उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ रही? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी मासूमियत थी। क्या तुम्हारे पास अपने पैर और मुंह नहीं है? मैं क्यों जाऊं? श्रेया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। जाओ, अपने लिए कपड़े खरीद लो। अरे श्रेया, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? विक्रम ने दुखी स्वर में शिकायत की। मैंने पहले कभी कपड़े नहीं खरीदे, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा। ये मत सोचो कि तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा। वैसे भी तुमने कुछ किया ही नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। औरतें सचमुच कंजूस होती हैं। विक्रम थोड़ा झुंझलाया, उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। क्या कहा तुमने? श्रेया ने गुस्से से तरेरते हुए पूछा। उसकी आंखों में आग थी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। विक्रम जल्दी से मुड़ा और कपड़ों की दुकान में घुस गया। दुकान की घंटी बजी और हवा में एक नई कहानी की शुरुआत का आलम था। दुकान के अंदर रंग बिरंगे कपड़ों की कतारें थीं, जैसे किसी सपने का बाजार। स्वागत है, एक महिला सेल्स क्लर्क ने विक्रम को देखते ही अभिवादन किया, लेकिन जब उसकी नजर विक्रम के झरझर कपड़ों पर पड़ी, उसकी मुस्कान पल भर के लिए फीकी पड़ गई। फिर उसने तुरंत संयम बरता और पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, साहब, हमारी दुकान में कई नई चीजें आई हैं, कृपया अंदर आइए। वाह सुंदरी, मैं कपड़े चुनने में अच्छा नहीं हूं, मेरे लिए कुछ सुझाव, मेरे रूप रंग के लिए उपयुक्त। विक्रम ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। जाहिर है साहब, यह हमारा फर्ज है। सेल्स क्लर्क ने विक्रम को चुपके से देखा। उसके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी छाई। दरअसल साहब, आप बहुत आकर्षक हैं, बस आपकी मौजूदा पोशाक थोड़ी ठीक नहीं लग रही। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके लिए ऐसे कपड़े चुनूंगी जो आपको नया लुक देंगे और आपका आकर्षण निखारेंगे। हाँ सुंदरी, तुम्हारी पसंद वाकई कमाल की है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। साहब, इस पर नजर डालिए। सेल्स वुमन ने एक कैजुअल सूट की ओर इशारा किया। यह हमारा नया कलेक्शन है। सफेद फॉर्मल शर्ट और स्लिम फिट काले कैजुअल पैंट, कट और डिजाइन दोनों ही बिल्कुल सही हैं। मुझे लगता है यह आप पर जंचेगा। इसे ट्राई करके देखें। क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं? विक्रम ने उत्साह से पूछा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हाँ, फिटिंग रूम वहां है, मेरे पीछे आइए। सेल्स वुमन ने कपड़े उतारे और दूसरे सेक्शन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद विक्रम फिटिंग रूम से बाहर आया। दुकान की रोशनी में उसका नया लुक चमक रहा था। सेल्स वुमन ने मुड़कर देखा और जड़वत रह गई। यह वही आदमी है? उसका नया लुक किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। साहब, आप तो बिल्कुल बदल गए, वह हैरानी से बोली। उसकी आवाज में प्रशंसा और आश्चर्य था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसकी मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास था। यह सिर्फ कपड़े नहीं, एक नई शुरुआत थी। लेकिन बाहर गली में श्रेया अभी भी इंतजार कर रही थी और हवा में अभी भी अनसुलझे रहस्य तैर रहे थे। क्या यह सब महज एक संयोग था या विक्रम के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? सूरज दिल्ली की सड़कों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, मानो शहर को एक नई चमक दे रहा हो। गलियों में हलचल थी, हवा में मसालों की खुशबू और हॉर्न की आवाजें एक अनोखा संगीत रच रही थीं। इसी हलचल के बीच विक्रम शर्मा, एक साधारण सा नौजवान, अपने फटे पुराने कपड़ों में एक कपड़ों की दुकान के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसका चेहरा धूल और थकान से सना था, जैसे वह किसी लंबी यात्रा से लौटा हो। क्या ये कपड़े मेरी कहानी को बदल सकते हैं? उसका मन चुपके से सवाल करता था, पर उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, आत्मविश्वास की, जो किसी तूफान का संकेत दे रही थी। दुकान के भीतर रंग बिरंगे कपड़ों की कतारें थीं, जो दीवारों पर सजी थीं, मानो किसी चित्रकार ने इंद्रधनुष को वहां उकेर दिया हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने एक सफेद शर्ट और काले स्लिम फिट पैंट को चुना, उसका पूरा वजूद बदल गया। कपड़े उसके शरीर पर ऐसे लिपटे जैसे कोई मूर्तिकार ने मिट्टी को तराश कर उसे नया रूप दिया हो। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और उसकी परछाई ने उसे एक नया सच बताया। वह अब कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी चाल में एक ठसक थी,
जैसे वह दिल्ली की सड़कों का बादशाह बन चुका हो। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। वाह, यह लड़का तो किसी सितारे से कम नहीं। सेल्सवुमन की आवाज में उत्साह और प्रशंसा का मिश्रण था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कोई अनमोल रत्न खोज लिया हो। लेकिन फिर उसने हल्के से भौहें सिकोड़ी। विक्रम का चेहरा, उसकी कदकाठी, सब कुछ परफेक्ट था, पर उसके बिखरे बाल चिड़िया के घोंसले जैसे उसके आकर्षण में एकमात्र रुकावट थे। इन बालों को ठीक कर लो साहब, फिर तो आप किसी हीरो से कम नहीं, उसने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो पेशेवर होने के साथ साथ दिल्ली भी लग रही थी। बाहर दुकान के शीशे के सामने खड़ी श्रेया विक्रम को चुपके से निहार रही थी। उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। यह वही विक्रम है जिसे मैं हमेशा साधारण समझती थी। उसकी पुरानी यादें धुंधली थीं, पर आज की तस्वीर ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। नए कपड़ों में विक्रम का रूप ऐसा था जैसे कोई पुराना चित्र अचानक रंगों से जीवंत हो उठा हो। उसकी आंखों में शरारत थी, उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास, और उसकी चाल में एक ऐसी ठसक जो श्रेया को बेचैन कर रही थी। यह बदलाव इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? क्या ख्याल है? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक चंचल लहजा था जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों की चमक ने दुकान की रोशनी को भी मात दे दी। शानदार, सेल्सवुमन ने तुरंत जवाब दिया। उसकी मुस्कान में एक पेशेवर चमक थी। यह सूट आपके लिए ही बना है साहब। आपके शरीर को यह ऐसे उभार रहा है जैसे कोई कविता कागज पर उकेरी गई हो। उसकी आवाज में एक नाटकीय उत्साह था जो दुकान की हवा में गूंज रहा था। विक्रम ने आईने में अपनी परछाई को एक बार फिर निहारा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे भी लगता है मैं काफी चोटी लग रहा हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक मजाकिया ठसक थी जो हवा में तैरती रही। सच कहूं, तुम मुझे बहुत पसंद आई, विक्रम ने सेल्सवुमन की ओर मुड़कर कहा। उसकी आंखों में शरारत और चंचलता का मिश्रण था। सुंदरी, मेरे लिए एक और सेट ढूंढ दोगी? और जूते? तुम्हारे पास कुछ स्टाइलिश जूते हैं? सेल्सवुमन के गाल शर्म से लाल हो गए। ये लड़का इतना बिंदास कैसे हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने अपनी पेशेवर मुस्कान बरकरार रखी। जी हां साहब, मेरे पीछे आइए, उसने कहा और विक्रम को दुकान के दूसरे कोने की ओर ले गई। बाहर खड़ी श्रेया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह आदमी क्या सोचता है? उसका मन चीख रहा था। मैं यहां खड़ी उसका इंतजार कर रही हूं और वह उस सेल्सवुमन के साथ हंसी मजाक कर रहा है। विक्रम की चंचल नजरें और उसकी हल्की फुल्की बातें श्रेया के दिल में आग की तरह जल रही थीं। क्या मैं उसके लिए अदृश्य हूं? उसका गुस्सा अब चंचल मुस्कान के पीछे छिपा था, पर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। आखिरकार विक्रम दुकान से बाहर निकला, दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लिए, चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान। हो गया, कुल 2 सेट, उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जैसे कोई विजेता अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। हो गया? अब और नहीं उठाओगे? श्रेया ने तीखे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और मजाक का एक अनोखा मिश्रण था। उसकी मुस्कान अब एक मुखौटा थी जो उसके जलते हुए दिल को छिपा रही थी। जरूर, अगली बार मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा, विक्रम ने सेल्सवुमन की ओर आंख मारते हुए कहा, और उसकी आवाज में एक मजाकिया लहजा था जो हवा में तैर रहा था। सेल्सवुमन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, साहब, आप जैसे मेहमान की सेवा करना हमेशा खुशी देता है। श्रेया ने यह सब देखा और उसका गुस्सा अब सीमा लांघ चुका था। यह आदमी, इससे ज्यादा बेशर्म कोई हो सकता है? उसने अपने होंठों को कसकर भींच लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं इतनी खूबसूरत यहां खड़ी हूं और वह उस सेल्सवुमन को लुभा रहा है। यह मेरे लिए अपमान नहीं तो और क्या है? अरे रुको श्रेया, इतनी जल्दी मत चलो। विक्रम ने बैग थामे उसके पीछे दौड़ लगाई। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। मुझे लगा था तुम उस दुकान से निकल ही नहीं पाओगे। श्रेया ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। उस भद्दे चेहरे को देखो, इतना घिनौना कि कहीं मैं ही तुम्हें अपना दोस्त न समझ लूं। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने ही शब्दों से उलझ रही हो। ये खट्टापन किस लिए? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। क्या है? श्रेया ने कंधे उचकाए। उसकी नाजुक नाक हल्के से हिली
अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अपने तौर तरीके क्यों नहीं सुधारते? उसकी आवाज में गुस्सा और शर्मिंदगी का एक तूफान था। मेरे तौर तरीके में क्या खराबी है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में एक चंचल चुनौती थी। मुझे नहीं पता। श्रेया एक कदम पीछे हटी। उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो रहा था। यह शापित लड़का, क्या वह अपना आकर्षक चेहरा मेरे सामने लहराना बंद नहीं कर सकता? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर उमड़ रहा हो। बंद करो। क्या तुम खुद बेशर्म, नीच और निंदनीय नहीं हो? विक्रम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज में एक मजाकिया ठसक थी। मैं कैसे बेशर्म, नीच और निंदनीय हूं? श्रेया रुक गई। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तुम बेशर्म, नीच और निंदनीय क्यों नहीं हो? विक्रम ने हंसते हुए तंज कसा। उसकी आवाज में एक शरारती लहजा था जो हवा में गूंज रहा था। लानत है, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करूंगी। श्रेया ने गुस्से से दांत पीसे और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। यह आदमी मेरे धैर्य की हर सीमा को तोड़ देता है। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था, विक्रम ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में अब एक हल्की सी विनती थी। मुझे अभी भी घर जाने के लिए तुम पर निर्भर रहना है। मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे जरा भी परवाह नहीं। काश तुम गायब हो जाओ, श्रेया ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और नाराजगी का मिश्रण था। तुम्हें देखकर मेरा मूड हमेशा खराब हो जाता है। वह एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान के सामने रुकी और बिना पलटे अंदर चली गई। विक्रम ने बिना देर किए उसका पीछा किया, क्योंकि रास्ता न जानने की वजह से उसकी एकमात्र उम्मीद श्रेया थी। दुकान का माहौल शांत था। हल्की रोशनी और ठंडी हवा ने गर्मी की तपिश को थोड़ा कम कर दिया था। कुछ ग्राहक इधर उधर बिखरे हुए थे और हवा में मंद मंद संगीत की धुन तैर रही थी। अनानास मोती दूध वाली चाय, श्रेया ने एक मेज पर बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मी से राहत पाने की बेताबी थी। मैं भी वही, विक्रम ने मुस्कान के साथ कहा और श्रेया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे और नाराज नहीं करना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन हर बार जब वह श्रेया से बात शुरू करता, बात बहस में बदल जाती। उसे श्रेया का गुस्सैल चेहरा देखना बेहद पसंद था। उसकी भौहें हल्के से उठी हुई, होंठ एक सुंदर छाप में मुड़े हुए। इसमें एक खास स्वाद था। क्या मेरी नियति ही उसका दुश्मन बनना है? विक्रम ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थी। ओह श्रेया, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहां? अचानक एक चहकती हुई आवाज ने हवा को चीर दिया। रिद्धि एक जवान लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले उनकी मेज की ओर बढ़ी। उसकी मुस्कान में एक बनावटी गर्मजोशी थी जो उसके इरादों को छिपा रही थी। रिद्धि, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो? श्रेया ने पलट कर देखा। उसकी मुस्कान में एक हल्की सी चमक थी। हां, आखिरकार छुट्टी मिली तो अपने बॉयफ्रेंड को खरीदारी के लिए यहां खींच लाई, रिद्धि ने हंसते हुए कहा और उनकी मेज के पास बैठ गई। क्या बात है श्रेया, ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, श्रेया ने विक्रम को घूरा। उसकी आंखों में एक तीखा तिरस्कार था। यह फटे पुराने कपड़े वाला लड़का मुझे शर्मिंदा करने के लिए काफी था और अब इसका विरोध भी करता है। इसे बॉयफ्रेंड मानूं? अगले जन्म में भी नहीं। ओह, वह नहीं है। रिद्धि के चेहरे पर एक हल्की निराशा छाई, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई मौका देख लिया हो। श्रेया को नीचा दिखाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? उसका मन चुपके से हंस रहा था। सिटी हॉस्पिटल में वह कई डॉक्टरों का ध्यान खींचती थी, पर श्रेया के आने के बाद उसका सारा आकर्षण फीका पड़ गया था। विक्रम को देखकर, जो अब भले ही नए कपड़ों में था, पर उसकी पुरानी छवि रिद्धि के लिए देहाती थी, उसने तंज कसने का मौका ढूंढ लिया। नमस्ते सुंदरी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए रिद्धि का अभिवादन किया। उसकी आवाज में एक बिंदास अंदाज था। रिद्धि ने उसकी ओर देखा, पर जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह लड़का मेरे लिए समय की बर्बादी है, उसने मन ही मन सोचा। उसे सिर्फ अमीर और आकर्षक लोगों में रुचि थी और विक्रम उसकी नजर में एक साधारण देहाती से ज्यादा कुछ नहीं था। राघव, जो रिद्धि के साथ था, उतना ही घमंडी था। वह मेज पर बैठा अपने फोन में व्यस्त रहा, जैसे विक्रम की मौजूदगी
उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। यह लड़का मेरे स्तर का नहीं है, उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सिटी हॉस्पिटल में एक युवा और होनहार डॉक्टर के रूप में वह अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा था। विक्रम जैसे लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दिल्ली की सड़कें और चमकने लगीं। नियन लाइट्स और गाड़ियों की रोशनी ने शहर को एक नया जीवन दिया। लेकिन विक्रम और श्रेया के बीच का तनाव अभी भी हवा में तैर रहा था। क्या यह सिर्फ एक दिन की कहानी थी या इसका कोई गहरा मकसद था? विक्रम की आंखों में एक सवाल था जो शायद जल्द ही जवाब मांगने वाला था। दिल्ली की सड़कों पर सूरज अब ढल चुका था और नियन रोशनी की चमक ने शहर को एक रहस्यमयी आलम में डुबो दिया था। जूस बार की मंद रोशनी और हल्की संगीत की धुन हवा में तैर रही थी, पर माहौल में एक अजीब सी तनाव की लहर थी। विक्रम शर्मा की आंखों में अब कोई चंचलता नहीं थी। उसने अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया, मानो उसने रिद्धि और राघव की बनावटी मुस्कानों को एक पल में भांप लिया हो। ये लोग, इनके शब्द खोखले हैं, इनके इरादे सतही। उसका मन चुपके से फुसफुसाया। एक साधक के रूप में उसका दिल इन साधारण लोगों की चापलूसी या तिरस्कार से परे था। उसकी शांत मुस्कान के पीछे एक ठंडी उदासीनता थी, जैसे वह किसी गहरे समुद्र की सतह पर तैर रहा हो, जिसके नीचे अनगिनत रहस्य छिपे हों। जूस बार की मेज पर बैठा राघव अपने घमंडी आत्मविश्वास के साथ दुनिया का मालिक बनने का दम भर रहा था। श्रेया और तुम जो भी हो, जो पीना चाहो ऑर्डर कर लो, मैं दावत दूंगा। उसकी आवाज में एक बनावटी उदारता थी, जैसे वह दिल्ली का कोई सेठ हो जिसके लिए यह छोटा सा खर्च महज एक खेल हो। उसने अपनी जेब पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में एक चमक थी जो अपनी सिटी हॉस्पिटल की मोटी तनख्वाह को चीख चीख कर बयान कर रही थी। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा, विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो राघव के दिखावे को पल में बेनकाब कर रही थी। यह आदमी क्या सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह राघव के इरादों को एक झटके में पड़ चुका हो। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं, मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, श्रेया ने तीखे लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की चिढ़ थी जो हवा में तैर रही थी। ये लोग हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसका मन गुस्से से भड़क रहा था। रिद्धि की बनावटी मुस्कान और राघव का अपनी उपलब्धियों का दिखावा उसे तीर की तरह चुभ रहा था। वह इस तनाव भरे माहौल से बचना चाहती थी, पर रिद्धि का हर शब्द एक प्रतिस्पर्धा की तरह था जो उसे और गहरे गुस्से में धकेल रहा था। मैंने विक्रम को साथ क्यों लिया? उसका दिल शर्मिंदगी और गुस्से के तूफान में डूब रहा था। राघव ने हल्की नाराजगी के साथ श्रेया की ओर देखा। वो तुम्हारी दूर की रिश्तेदार होगी ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक तंज था जो हवा में जहर की तरह फैल रहा था। नहीं, वह तो बस एक साधारण दोस्त है, श्रेया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट और थकान का मिश्रण था। क्या ये लोग मुझे शांति से जीने भी देंगे? साधारण दोस्त? मतलब नोएडा में काम ढूंढने आया है? राघव ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक तिरस्कार था जो विक्रम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अगर वह चाहे तो मैं उसे सिटी हॉस्पिटल में नौकरी के लिए सिफारिश कर सकता हूं। मेरी वहां अच्छी खासी पहचान है। एक दो लोगों को काम पर लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सवाल यह है कि तुम्हारा दोस्त वहां काम करने में दिलचस्पी लेगा या नहीं। हां बिल्कुल, सिटी हॉस्पिटल एक शानदार विकल्प होगा, रिद्धि ने चहकते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक बनावटी मिठास थी। श्रेया को नीचा दिखाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? उसका मन चुपके से हंस रहा था। सिटी हॉस्पिटल में श्रेया की मौजूदगी उसे हमेशा अपनी छाया में दबा देती थी। राघव एक मास्टर डिग्री धारक और ऑर्थोपीडिक्स डिपार्टमेंट का होनहार डॉक्टर, जो अस्पताल के उप निदेशक का बेटा भी था। किसी के लिए नौकरी का इंतजाम करना उसके लिए बच्चों का खेल था। श्रेया का चेहरा तनाव से सख्त हो गया। ये लोग हर बार मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। उसका दिल गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रहा था। मैंने ऐसा देहाती सा दिखने वाला लड़का साथ क्यों लिया? उसकी आंखें विक्रम को घूर रही थीं, जैसे वह सारी मुसीबतों का जिम्मेदार हो। वास्तव में अगर मैं तुम्हारे सिटी हॉस्पिटल में गया तो तुम्हें अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसकी आवाज में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कोई ऐसा सच जानता हो जो बाकियों से छिपा था। मेरी नौकरी चली जाएगी? राघव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने सिर हिलाया और ठहाका लगाया। लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें डॉक्टर की नौकरी नहीं बल्कि चौकीदार की नौकरी की सलाह दे रहा था। मेरी कुर्सी के लिए तुम कोई खतरा नहीं हो। उसकी आवाज में एक तिरस्कार था जो विक्रम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। गलतफहमी तो तुम्हें है, विक्रम ने हंसकर जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ठंडी ठसक थी। अगर मैं तुम्हारे अस्पताल में काम करता तो चौकीदार बनकर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम जरूर खतरे में पड़ जाओगे। मुझे यकीन है अस्पताल सही फैसला लेगा। उसकी मुस्कान में एक गहरी चुनौती थी जो राघव के घमंड को चीर रही थी। क्या तुम भी डॉक्टर हो? राघव ने उत्सुकता और अविश्वास के मिश्रण से पूछा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा कुशल हूं, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो हवा में गूंज रही थी। तुम्हें बाहर निकालना मेरे लिए एक साधारण निर्देश का मामला होगा। राघव ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में तिरस्कार और घमंड का मिश्रण था। ज्यादा कुशल? अरे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातें हास्यास्पद हैं? एक मास्टर डिग्री वाले डॉक्टर को नीचा दिखाने की हिम्मत? तुम जैसे देहाती की औकात क्या है? हाँ श्रेया, तुम्हारा दोस्त तो बहुत मजेदार है, रिद्धि ने ठाके के साथ कहा। उसकी मुस्कान में तिरस्कार की चमक थी। यह लड़का, इसे लगता है कि यह राघव से मुकाबला कर सकता है। उसका मन चुपके से हंस रहा था। श्रेया ने शर्मिंदगी से विक्रम को घूरा। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसका मन तड़प रहा था। बिना कुछ जाने समझे बड़ी बड़ी बातें, बस बेवजह दिखावा। वह मन ही मन चीख रही थी। विक्रम की बातें उसे बेवकूफी भरी लग रही थीं। यह अभी अभी पहाड़ों से उतरा है और ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे सब कुछ जानता हो। विक्रम ने देखा कि श्रेया, राघव और रिद्धि उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसने बस सिर झुका लिया और अपनी पाइनएप्पल बबल टी की चुस्कियां लेते हुए एक ठंडी उदासीनता के साथ चुप रहा। इन लोगों को मेरी सच्चाई जानने की जरूरत नहीं, उसका मन फुसफुसाया। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी को जी रहा हो। अचानक जूस बार के एक कोने से एक हैरान और डरी हुई आवाज ने हवा को चीर दिया। श्रीमान सुन, आपको क्या हुआ? वहां 3 स्मार्ट सूट में सजे ग्राहकों में से एक, युवराज, बिना किसी चेतावनी के अपनी मेज के पास बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें अनियमित थीं, जैसे वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हो। बाकी 2 लोग, राजेंद्र, एक बुजुर्ग, और लक्ष्य, एक अधेड़, हैरानी और डर से जड़वत खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट की लहरें थीं, जैसे वे किसी भयानक सपने में फंस गए हों। क्या हुआ लक्ष्य? युवराज अचानक बेहोश क्यों हो गए? राजेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। राजेंद्र जी, युवराज को मस्तिष्क रक्तस्राव का इतिहास रहा है। मुझे डर है। लक्ष्य की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा मोम की तरह पीला था। यह नहीं हो सकता, उसका मन चीख रहा था। क्या? राजेंद्र जड़वत खड़ा रह गया। उसका चेहरा स्तब्ध था। स्ट्रोक? अभी क्यों? यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी। यह एक ऐसी आग थी जो पल में सब कुछ जला सकती थी। मैं देखती हूं। श्रेया ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत कदम बढ़ाए। महोदय, मैं सिटी हॉस्पिटल में नर्स हूं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि इन सज्जन को क्या हुआ है? उसकी आवाज में एक पेशेवर दृढ़ता थी, पर उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। मैं इसे संभाल पाऊंगी। तुम नर्स हो? राजेंद्र ने आश्चर्य और उम्मीद के मिश्रण से श्रेया को देखा। उसकी आंखों में एक किरण जागी। हां, कृपया तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। मैं इन सज्जन की जांच करती हूं, श्रेया ने जवाब दिया और युवराज की ओर झुकी। उसने देखा कि युवराज की पुतलियां पिनहोल की तरह सिकुड़ गई थीं और उनकी सांसें अनियमित थीं। उसकी भौहें तन गईं। यह कुछ बड़ा है, उसका मन चीख रहा था। वह नर्स थी, लेकिन इस स्थिति में उसका अनुभव कम पड़ रहा था। वह निदान की पुष्टि नहीं कर पाई और उसका दिल घबराहट से कांपने लगा। यह बुजुर्ग मुसीबत में है।
विक्रम ने युवराज की स्थिति का त्वरित अवलोकन किया। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह किसी अनघट खतरे को भांप चुका हो। राघव और रिद्धि भी वहां पहुंच गए थे, पर उनकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। ऐसे मामले खतरनाक होते हैं, राघव ने सोचा। गलत हुआ तो बदनामी तय है। रिद्धि का चेहरा भी ठंडा था। मुझे दूसरों के जीवन से क्या मतलब? उसका मन उदासीन था। राघव, आप डॉक्टर हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ है? श्रेया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की विनती थी। देखो, मैं ऑर्थोपीडिक्स डिपार्टमेंट का विशेषज्ञ हूं। इन सज्जन को हड्डी की कोई समस्या नहीं है। बिना चिकित्सा उपकरणों के मैं क्या निदान करूं? राघव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ठंडी लापरवाही थी जो हवा में झर की तरह फैल रही थी। राजेंद्र का दिल बैठ गया। न नर्स न डॉक्टर, कोई भी युवराज को बचा नहीं पा रहा। उसका मन चीख रहा था। युवराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि अगर उनकी निगरानी में उन्हें कुछ हो गया तो परिणाम भयानक हो सकते थे। लक्ष्य का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वह बेकाबू होकर कांप रहा था। उसके हाथ पैर बेतरतीब हिल रहे थे। युवराज, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? श्रेया, उसे मत छुओ। विक्रम अचानक आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था जो हवा में गूंज रहा था। आह! श्रेया, जो युवराज की आंखें जांचने वाली थीं, विक्रम की चेतावनी पर सहम कर पीछे हट गई। यह क्या कर रहा है? इन सज्जन की हालत गंभीर है। सभी लोग पीछे हटें। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, विक्रम ने मेज के पास पहुंचते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो हवा को भारी कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी निश्चितता थी, जैसे वह पहले ही सब कुछ देख चुका हो। क्या आप भी डॉक्टर हैं? क्या आप युवराज की हालत का पता लगा सकते हैं? राजेंद्र ने आश्चर्य और उम्मीद के मिश्रण से पूछा। उसकी आंखें विक्रम को एक आखिरी उम्मीद की तरह देख रही थीं। मैं डॉक्टर नहीं हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे वह कोई ऐसा सच जानता हो जो इस दुनिया से परे हो। लेकिन मैं उन लोगों से कहीं ज्यादा सक्षम हूं जो सिर्फ शेख ही बघाड़ते हैं, लेकिन असल में कुछ कर नहीं सकते। क्या तुम मुझ पर तंज कस रहे हो? राघव भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। तुम, एक देहाती, इस बुजुर्ग की हालत का निदान करने का दावा करते हो? मुझे तुम जैसे बेवकूफों की परवाह नहीं। विक्रम ने राघव को उपेक्षा भरी नजर से देखा, फिर राजेंद्र की ओर मुड़ा। बुजुर्ग महोदय, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? अगर हां तो मैं उन्हें बचा लूंगा, अगर नहीं तो बस यहीं खड़े रहकर देखते रहें। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो हवा में तलवार की तरह चमक रही थी। जूस बार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें विक्रम पर टिक गईं। यह लड़का, यह कौन है? श्रेया का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह वाकई कुछ कर सकता है या बस अपनी बातों का दिखावा है? उसकी आंखें विक्रम को निहार रही थीं, जैसे वह पहली बार उसे देख रही हो। माहौल में एक अनघट तूफान का इंतजार था और विक्रम उस तूफान का केंद्र बन चुका था। जूस बार की मंद रोशनी में, जहां हवा में पाइनएप्पल बबल टी की मिठास और तनाव की गंध एक साथ तैर रही थी, विक्रम शर्मा खड़ा था। एक ऐसी शख्सियत जिसकी सादगी के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति छिपी थी। उसकी आंखों में न तो डर था न ही संकोच। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। यह देहाती मेरी हैसियत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसका मन चीख रहा था। उसकी मास्टर डिग्री और सिटी हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा पर एक अनजान नौजवान ने सवाल उठा दिया था और यह अपमान उसके लिए असहनीय था। रिद्धि की आंखें भी घृणा की चमक से भरी थीं। यह विक्रम अगर इतना काबिल होता तो क्या ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनता? उसका मन तंज कस रहा था, जैसे वह किसी नौटंकी को देख रही हो। उसकी मुस्कान में एक ठंडी क्रूरता थी जो विक्रम को नीचा दिखाने की साजिश रच रही थी। यह बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। श्रेया का दिल एक अजीब से द्वंद्व में फंसा था। विक्रम, यह साहस है या मूर्खता? उसकी आंखें अनिश्चितता से भरी थीं, जैसे वह किसी अनजान समुद्र में डूब रही हो। वह विक्रम को समझ नहीं पा रही थी।
उसका आत्मविश्वास उसे बेचैन कर रहा था, पर उसकी हरकतें उसे खतरनाक लग रही थीं। अगर यह गलत हुआ तो मैं क्या करूंगी? उसका मन डर और शर्मिंदगी के तूफान में उलझा था। विक्रम ने इन सभी नजरों को अनदेखा किया। उसकी आंखें राजेंद्र पर टिकी थीं, शांत लेकिन दृढ़, जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में खड़ा हो। क्या आप सचमुच निश्चित हैं? राजेंद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में संदेह और उम्मीद का एक नाजुक मिश्रण था। यह नौजवान क्या वाकई कुछ कर सकता है? बिल्कुल। विक्रम की आवाज में एक अटल विश्वास था जो हवा में गूंज रहा था। अगर हमने तुरंत इलाज शुरू नहीं किया तो इस बुजुर्ग की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी नजरें युवराज पर टिकी थीं, जो मेज पर बेसुध पड़े थे, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा पर झूल रहे हों। ठीक है। राजेंद्र ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह कोई जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाने जा रहा हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगर युवराज को कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो हवा को और गंभीर बना रहा था। विक्रम ने बिना हिचक सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा गोल्डन नीडल्स का पैकेट निकाला, जिसकी चमक जूस बार की मंद रोशनी में किसी तारे की तरह झिलमिलाई। वह युवराज के बेहोश शरीर के पास बैठा और उसकी उंगलियां हवा में नाचने लगीं। बिना कपड़े उतारे उसने 3 सोने के नीडल्स को युवराज के एक्यू पॉइंट्स में इतनी तेजी और सटीकता से डाला कि हवा में एक हल्की सी सनसनाहट गूंजी। उसकी गतिविधियां इतनी तेज थीं कि वे किसी नृत्य की तरह लग रही थीं, सटीक, शक्तिशाली और रहस्यमयी। यह दृश्य देखकर राजेंद्र का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह क्या जादू है? श्रेया, राघव, रिद्धे और लक्ष्य सभी के चेहरों पर अविश्वास का साया था। विक्रम ने न तो युवराज के कपड़े उतारे, न ही सुइयों को कीटाणु रहित किया। यह क्या पागलपन है? राघव का मन चीख रहा था। यह क्या बेहूदगी है? एक्यूपंक्चर से पहले कीटाणु शोधन जरूरी है। क्या तुम्हें बुनियादी चिकित्सा का भी ज्ञान नहीं? उसकी आवाज में तिरस्कार था, जो हवा में जहर की तरह फैल रहा था। रिद्धि का चेहरा भी घृणा से भरा था। यह विक्रम बस दिखावा कर रहा है। इसकी हरकतों से युवराज की जान खतरे में पड़ सकती है। उसकी आंखें तंज से चमक रही थीं, जैसे वह किसी नाटक का मजा ले रही हो। यह देहाती, इसे अपनी औकात का पता चलना चाहिए। विक्रम! श्रेया की आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गई हो। यह क्या कर रहा है? उसके दादाजी एक पारंपरिक चिकित्सक थे और उसे एक्यूपंक्चर की बुनियादी समझ थी। कपड़े उतारे बिना एक्यू पॉइंट्स को सटीक ढूंढना असंभव था। यहां तक कि अनुभवी चिकित्सक भी ऐसा जोखिम नहीं लेते। यह तो पागलपन है। उसका दिल डर और शर्मिंदगी के तूफान में डूब रहा था। लेकिन राजेंद्र की नजरें अलग थीं। जहां बाकी लोग विक्रम को सतही तौर पर देख रहे थे, वहां राजेंद्र ने उसमें कुछ असाधारण देखा। विक्रम की सुई डालने की गति त्वरित, स्थिर और सटीक एक ऐसी शक्ति दर्शा रही थी जो सामान्य चिकित्सकों से परे थी। क्या इस नौजवान में कोई गहरी विद्या छिपी है? उसका मन सवालों के भंवर में उलझा था। विक्रम ने इन सभी नजरों और फुसफुसाहटों को अनदेखा किया। वह पूरी तरह युवराज के इलाज में डूब गया था। 1 मिनट से भी कम समय में युवराज का शरीर गोल्डन नीडल्स से ढक गया था। प्रत्येक सुई सटीक एक्यूपॉइंट पर थी, मानो विक्रम का मन एक अदृश्य नक्शा पढ़ रहा हो। उसकी दिव्य मन की क्षमता उसे मानव शरीर के हर बिंदु को बिना देखे समझने की शक्ति देती थी। कपड़े उतारने की जरूरत बेकार, सुइयों को कीटाणु रहित करना। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही सुइयों को शुद्ध कर चुकी थी। बाहरी लोगों के लिए उसकी हरकतें हास्यास्पद थीं, लेकिन विक्रम जानता था, कोई साधारण चिकित्सक उसकी साधना की गहराई से मुकाबला नहीं कर सकता। आह! श्रेया अचानक चीख पड़ी। उसकी आंखें भय से फैल गईं। राजेंद्र, लक्ष्य, रिद्धि और राघव भी स्तब्ध रह गए। विक्रम के एक्यूपंक्चर के प्रभाव से युवराज का शरीर खतरनाक ढंग से लाल हो रहा था। उनकी त्वचा किसी नवजात चूहे की तरह चमक रही थी, मानो सारा खून सतह पर उभर आया हो। यह क्या हो रहा है? लक्ष्य का मन कांप रहा था। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। शांत रहें, यह अभी भी नियंत्रण में है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था जो हवा को स्थिर कर रहा था।
उसकी हल्की मुस्कान में एक गहरी निश्चितता थी, जैसे वह इस तूफान का मालिक हो। लगभग 30 सेकंड बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी। तेजी से युवराज के शरीर से गोल्डन नीडल्स निकालकर उसने उन्हें अपनी छोटी थैली में वापस रखा। उसकी गतिविधियां इतनी तेज थीं कि सुइयां हवा में चमकती हुई दिखीं, जैसे तारे रात के आकाश में झिलमिलाते हों। युवराज का शरीर धीरे धीरे सामान्य रंग में लौटने लगा। उनकी त्वचा अब स्वस्थ दिख रही थी, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। क्या बस इतना ही? राजेंद्र ने तनाव भरे स्वर में पूछा। उसकी आंखें अभी भी युवराज पर टिकी थीं। क्या यह सचमुच काम कर गया? हां, अब वह ठीक है। विक्रम ने आखिरी सुई रखते हुए सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे वह किसी युद्ध से विजयी लौटा हो। राजेंद्र का दिल, जो गले में अटका हुआ था, आखिरकार शांत हुआ। लक्ष्य ने भी राहत की सांस ली। उसका कांपता शरीर ढीला पड़ गया। लेकिन राघव को यकीन नहीं हुआ। बस ऐसे ही उसने तंज कसा। उसकी आवाज में उपहास था। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? कुछ सुइयां चुभाकर तुम्हें लगता है कि वह ठीक हो जाएगा? वह अब तक जागा क्यों नहीं? श्रेया ने गुस्से से विक्रम को घूरा। यह आदमी बस एक बदमाश है। इसके पास कोई चिकित्सा कौशल नहीं हो सकता। उसका मन चीख रहा था। मैंने इसे साथ क्यों लिया? उसकी आंखें आग बरसा रही थीं, जैसे वह विक्रम को वहीं जलाकर राख कर देना चाहती हो। हाँ, छोटे चोर, मुकदमे की तैयारी कर लो। राघव ने युवराज पर एक नजर डाली और फिर विक्रम की ओर ठंडी, उपहास भरी मुस्कान के साथ बढ़ा। उसकी आंखें तंज से चमक रही थीं, जैसे वह विक्रम की हार का मजा ले रहा हो। विक्रम ने राघव की बात को अनसुना किया। वह एक मेज पर जाकर बैठ गया। उसका चेहरा थकान से भरा था। युवराज का इलाज करना आसान नहीं था। 5वें स्तर के शारीरिक शोधन क्षेत्र में होने के कारण इस प्रक्रिया ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत खर्च किया था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास था, जैसे वह जानता हो कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। एम्बुलेंस आखिरकार आ गई थी। 10 मिनट के अंदर उनकी तेजी सराहनीय थी, लेकिन एक स्ट्रोक के मरीज के लिए हर सेकंड कीमती था। यहां कोई मरीज है? डॉक्टर ईशान एक नर्स के साथ तेजी से दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आंखें तनाव और जल्दबाजी से भरी थीं। राघव को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। वह जल्दी से मुस्कुराया। राघव, आप यहां? मरीज कौन है? वहां। राघव ने हंसते हुए युवराज की ओर इशारा किया। जाओ, उसकी हालत देखो। किसी मूर्ख ने पहले उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई सुधार नहीं दिखा। उसकी आवाज में एक ठंडा तिरस्कार था, जो विक्रम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या किसी ने मरीज के साथ छेड़छाड़ की? डॉक्टर ईशान चौंक गए। गुस्से से बोले, कौन था वह? मुझे फोन पर बताया गया था कि मरीज को शायद स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक? राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। श्रेया और रिद्धि भी स्तब्ध रह गईं। विक्रम ने पहले कुछ नहीं बताया था और उन्हें युवराज की गंभीर हालत का अंदाजा भी नहीं था। स्ट्रोक? और इस देहाती ने उसका इलाज करने की हिम्मत की? रिद्धि की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई घोटाले की संभावना देख ली हो। श्रेया का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। अगर विक्रम की वजह से कुछ गलत हुआ तो मैं अपने दादाजी को क्या जवाब दूंगी? उसका दिल डर से कांप रहा था। धिक्कार है, डॉक्टर ईशान ने विक्रम को घूरते हुए कहा। तुम्हें मरीज को छूने की इजाजत किसने दी? अगर उसे कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मुआवजा दे सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी निश्चितता थी। और चूंकि आप जानते हैं कि यह स्ट्रोक है, तो आपको यह भी पता होगा कि अगर मैंने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती तो युवराज की जान खतरे में पड़ जाती, है ना? उसकी आंखों में एक चमक थी जो सभी को चुनौती दे रही थी। स्ट्रोक खतरनाक होते हैं, लेकिन हमेशा घातक नहीं, राघव ने उपहास भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी लापरवाही थी। तभी पूरे कमरे में एक कमजोर खांसी की आवाज गूंजी। युवराज धीरे धीरे उठे। उनकी आंखें धुंधली लेकिन जीवित थीं। उनकी कमजोर आवाज में एक गहरी कृतज्ञता थी जो हवा में तैर रही थी। नौजवान, तुम्हारी तुरंत कार्रवाई के लिए शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। उनकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो सभी को स्तब्ध कर गई। जूस बार में सन्नाटा छा गया।
श्रेया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह कैसे संभव है? राघव और रिद्ध के चेहरों पर अविश्वास का साया था। राजेंद्र और लक्ष्य ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। डॉक्टर ईशान भी स्तब्ध था। उसकी नजरें विक्रम पर टिकी थीं। जैसे वह किसी चमक रही थी। विक्रम ने बस एक हल्की मुस्कान दी। उसकी थकान भरी आंखें अब भी आत्मविश्वास से चमक रही थीं। मैंने वही किया जो सही था, उसका मन चुपके से फुसफुसाया। लेकिन उसकी इस जीत ने जूस बार के माहौल को बदल दिया था। यह न केवल एक जीवन की जीत थी, बल्कि एक अनघट नायक का उदय भी था, जिसकी कहानी अभी और गहरी होने वाली थी। जूस बार की मंद रोशनी में, जहां हवा में पाइनएप्पल बबल टी की मिठास और तनाव की गंध एक साथ तैर रही थी, एक चमत्कार का जन्म हुआ था। युवराज, जिनके शरीर को मृत्यु की ठंडी छाया ने जकड़ लिया था, अब कमजोर लेकिन दृढ़ता से उठ खड़े हुए। उनकी खांसी की आवाज ने हवा को चीर दिया, जैसे किसी पुराने युद्ध के मैदान में विजय का नाद गूंजा हो। राघव और डॉक्टर ईशान की तीखी बहस एक पल में शांत हो गई। आंखें अविश्वास से भरी थीं, जैसे वे किसी असंभव सपने को जीवित देख रहे हों। यह कैसे संभव है? उनके मन चीख रहे थे। विक्रम शर्मा, जिसे वे एक साधारण देहाती समझते थे, ने एक मस्तिष्क रक्तस्राव से पीड़ित मरीज को कुछ ही पलों में जीवन की ओर खींच लिया था। यह कोई साधारण चिकित्सा नहीं थी। यह एक अलौकिक कला थी, जो समय और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। श्रेया की सांसें थम गई थीं। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास के समुद्र में डूब रही थीं। यह लड़का, यह कौन है? उसका मन उथल पुथल में था। उसके दादाजी, एक अनुभवी पारंपरिक चिकित्सक, ने उसे एक्यूपंक्चर की बुनियादी समझ दी थी, पर वह इसे हमेशा एक पुरातन कला मानती थी, जिसका आधुनिक चिकित्सा से कोई मुकाबला नहीं। सिटी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में वह मस्तिष्क रक्तस्राव की भयावहता को अच्छी तरह जानती थी। यह एक ऐसी बीमारी थी जो पल में जीवन छीन सकती थी। फिर विक्रम ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? क्या यह जादू है या कुछ और? उसका दिल एक अनजान डर और प्रशंसा के बीच झूल रहा था, जैसे वह किसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन गई हो। राजेंद्र और लक्ष्य की आंखें नम हो गई थीं। उनकी सांसें, जो डर के मारे थम गई थीं, अब राहत की लहरों में बह रही थीं। युवराज जीवित हैं। उनके मन में कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा था, जैसे वे किसी तूफान से निकलकर किनारे पर पहुंच गए हों। युवराज जी, राजेंद्र की आवाज में भावुकता थी, जैसे वह फूट फूट कर रो पड़ने वाला हो। मैं ठीक हूं। युवराज की कमजोर आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी। वे धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मृत्यु को मात देने की कहानी बयान कर रही थी। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नौजवान, तुम सबसे कुशल और सबसे युवा दिव्य चिकित्सक हो जिसे मैंने कभी देखा। उनकी आवाज में कृतज्ञता और प्रशंसा का मिश्रण था, जो हवा में तैर रहा था। आह, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं महोदय। विक्रम ने हंसते हुए हाथ हिलाया। उसकी आवाज में एक सहज विनम्रता थी, जो उसके चमत्कारी कौशल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। मैंने तो बस वही किया जो सही था। उसका मन चुपके से फुसफुसाया। उत्कृष्ट, सचमुच उत्कृष्ट। युवराज ने विक्रम की सादगी और शिष्टाचार को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। इतनी कम उम्र में इतनी गहन चिकित्सा कुशलता, विनम्रता और निस्वार्थ भाव, यह वाकई असाधारण था। उनकी आंखों में एक ऐसी प्रशंसा थी जैसे वे किसी हीरे को उसकी असली चमक में देख रहे हों। यह नौजवान कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका मन फुसफुसाया। नौजवान, धन्यवाद, राजेंद्र ने गहरी कृतज्ञता के साथ कहा। उसकी मुस्कान में राहत और सम्मान का मिश्रण था। कोई जरूरत नहीं, यह तो बस एक छोटी सी बात थी। विक्रम ने सहजता से सिर हिलाया, जैसे वह कोई साधारण काम करके लौटा हो। लेकिन उसकी इस सादगी ने हवा में एक गहरी रहस्यमयी आभा बिखेर दी थी। युवराज की आंखें और चमक उठीं। यह लड़का, यह पहाड़ों में छिपा कोई साधक है, जिसका रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। उनका मन सोच रहा था। राघव की आंखें अविश्वास से फैली थीं। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई कड़वी गोली निगल ली हो। उसने विक्रम को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पर अब विक्रम ने अपने चमत्कारी कौशल से उसके घमंड को चूर चूर कर दिया था। यह कैसे संभव है?
उसका मन चीख रहा था, पर उसकी जुबान खामोश थी। रिद्धि एक कोने में खड़ी थी, उसका सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मैंने इसे देहाती समझा था और यह इतना काबिल निकला। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी बनावटी मुस्कान अब कहीं खो गई थी और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। मैंने गलत आंका, बुरी तरह गलत। श्रेया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने रिद्धि की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। यह औरत जो अपनी खूबसूरती और घमंड पर इतराती थी, अब कहां है? उसके मन में एक छोटी सी जीत का एहसास था, जैसे वह किसी अनकही जंग में विजयी हो गई हो। लेकिन विक्रम के प्रति उसका मन अभी भी उलझन में था। यह लड़का, यह इतना अप्रत्याशित क्यों है? डॉक्टर ईशान जड़वत खड़े थे। उनकी आंखें विक्रम को ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई अवतार हो। यह साधारण सर्दी जुकाम नहीं था, यह एक मस्तिष्क रक्तस्राव था, और इस युवक ने कुछ सुइयों से इसे ठीक कर दिया। यह उनके लिए अकल्पनीय था। यह विज्ञान से परे है। उनका मन कांप रहा था। नौजवान, क्या तुम मुझे अपना संपर्क दे सकते हो? युवराज ने विक्रम की ओर देखा। उनकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी, जैसे वे किसी अनमोल रत्न को संजोना चाहते हों। विक्रम ने हल्का सा हिचकिचाया कि मुस्कान में एक असाधारण आभा थी जो सामान्य से कहीं ऊपर थी। फिर उसने सिर हिलाया। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। अगर आपको भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे पास के ह्यूमैनिटी क्लिनिक में पा सकते हैं। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज में एक सहज आत्मविश्वास था जो हवा में तैर रहा था। युवराज को यह थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने आगे सवाल नहीं किया। प्रतिभाशाली लोग अक्सर अजीब होते हैं, उनका मन सोच रहा था। ज्यादा पूछताछ से शायद वह नाराज हो जाए। अपनी असहजता को छिपाने के लिए खांसते हुए युवराज ने हंसकर कहा, लगभग दोपहर हो गई है, क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं? मेरी जान बचाने का आभार प्रकट करने के लिए। जैसा मैंने कहा, यह बस एक छोटी सी बात थी, खाने की कोई जरूरत नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि आप यहां का बिल चुकता कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक हल्की शरारत थी जो हवा में हंसी की तरह गूंजी। दिलचस्प, वाकई एक दिलचस्प नौजवान। युवराज ने हंसते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। यह लड़का, इसमें कुछ खास है। उनका मन फुसफुसाया। राजेंद्र भी युवराज की तारीफ सुनकर हैरान था। जैसे ही विक्रम जूस बार से बाहर निकला, राजेंद्र तेजी से उसके पीछे दौड़ा। उसने विक्रम को एक छोटा सा कार्ड थमाया जिस पर कुछ लिखा था। विक्रम ने कार्ड को देखा, एक पल के लिए चौंका, फिर बिना औपचारिकता दिखाए उसने कार्ड को अपनी बाएं हाथ की स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसकी गतिविधियां इतनी सहज थीं जैसे वह कोई जादूगर हो जिसके हर इशारे में एक रहस्य छिपा हो। अरे रुको! श्रेया उसके पीछे भागी। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। यह लड़का हर बार मुझे परेशान क्यों करता है? उसका मन गुस्से और उलझन के बीच झूल रहा था। क्या कुछ और है? विक्रम रुका और मुड़कर पूछा। उसकी भौहें हल्के से उठी थीं, जैसे वह किसी नए खेल के लिए तैयार हो। नहीं, कुछ नहीं, श्रेया ने उसे परखते हुए कहा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। क्या तुम भी पारंपरिक चिकित्सक हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे वह विक्रम के रहस्य को खोलना चाहती हो। यह सही नहीं लगता। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्की उलझन थी। मैंने तो कभी औपचारिक चिकित्सा पढ़ी ही नहीं। उसका मन फुसफुसाया। युवराज की जान बचाना केवल उसकी मानव शरीर की गहरी समझ और आध्यात्मिक ऊर्जा का नतीजा था। गोल्डन नीडल सिर्फ एक दिखावा थी ताकि लोग उसकी असली शक्ति पर सवाल न उठाएं। मैं बिना सुइयों के भी उसे ठीक कर सकता था। उसका मन चुपके से हंसा। क्या मतलब? श्रेया ने हैरानी से उसे देखा। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे दिखावा ना करो तो मर जाओगे। मैं तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में गुस्सा और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे वह विक्रम को समझने की कोशिश में हार रही हो। मैंने क्या दिखावा किया? विक्रम उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों में एक मासूम शरारत थी। मैंने तो बस सच का साथ दिया। उसका मन सोच रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। श्रेया नाराज होकर आगे बढ़ गई। उसकी चाल में गुस्सा था, जैसे वह किसी अनकही जंग में हार गई हो। यह लड़का ये इतना परेशान क्यों करता है? अरे सुंदरी, अब हम कहां जा रहे हैं?
विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में शरारत थी जो हवा में तैर रही थी। अपने बाल कटवाने, श्रेया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। अपने सिर पर उस चिड़िया के घोंसले को देखो। क्या तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं, पर कहीं गहरे में एक हल्की हंसी थी। विक्रम ने अपने बिखरे बालों को छुआ और एक पल के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। पहाड़ों में वहां बाल कटवाना कोई आसान काम नहीं था। उसका मन यादों में खो गया। एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी पुरानी कैंची से बस कुछ झटके मारकर बाल काट देती थी। नतीजा हमेशा ऐसा ही होता था, बिखरा और बेतरतीब। क्या मैं वाकई इतना बुरा दिखता हूं? उसने मन ही मन हंसा। यह लो, अकेले अंदर जाओ। श्रेया एक नाई की दुकान के सामने रुकी, उसकी ओर मुड़ी और चिढ़कर बोली, और याद रखो, किसी को मत बताना कि तुम मुझे जानते हो। उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी, पर उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह अपने ही शब्दों पर हंस रही हो। विक्रम ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, बिना कुछ बोले अंदर चला गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। नाई की कैंची ने उसके बिखरे बालों को एक नया रूप दिया। जब वह बाहर निकला तो उसके सिर पर अब एक साफ सुथरा मध्यम लंबाई का हेयर स्टाइल था, जो आगे की ओर हल्के से झुका हुआ था। यह नया लुक न केवल फैशनेबल था, बल्कि उसमें एक कलात्मकता थी जो विक्रम के आकर्षण को और बढ़ा रही थी। अब मैं शायद थोड़ा बेहतर दिख रहा हूं, उसका मन चुपके से मुस्कुराया। वाह, यह लड़का वाकई खूबसूरत है। श्रेया मन ही मन हैरान थी। इसकी शक्ल सूरत का ध्यान न रखना कितनी बड़ी बर्बादी है। इतने सुंदर चेहरे के लिए यह अफसोस की बात है। उसकी आंखें विक्रम को निहार रही थीं, जैसे वह पहली बार उसे देख रही हो। विक्रम नाई की दुकान से बाहर निकला, श्रेया को दरवाजे पर देखे बिना सीधे सड़क पर चल पड़ा। वह एक हाथ में बैग लिए, दूसरे हाथ से अपने नए बालों को सहलाते हुए इधर उधर से गुजरती सुंदरियों को देख रहा था। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था, जैसे वह दिल्ली की सड़कों का बादशाह बन चुका हो। अरे विक्रम, रुको! श्रेया गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी जो हवा में गूंज रही थी। यह लड़का हर बार मुझे क्यों नजरअंदाज करता है? विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह तेज कदमों से चलता रहा, जैसे श्रेया की आवाज हवा में गुम हो गई हो। मैं तो बस उसकी बात मान रहा हूं। उसका मन चुपके से हंसा। अरे, तुम्हारा क्या मतलब? श्रेया गुस्से में उसके पास पहुंची और उसे एक हल्की सी लात मारी। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। आउच! क्या हुआ? विक्रम ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। ये लड़की हर बार कुछ नया ड्रामा करती है। मेरा मतलब, तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हो? श्रेया ने अपने हाथ कमर पर रखे, उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। तुम खुद को क्या समझते हो? सबको तुम्हारी परवाह करनी चाहिए? अपनी आदतें सुधारो। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं, पर कहीं गहरे में एक हल्की हंसी थी। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया? विक्रम ने शिकायती लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक मासूम शरारत थी। तुमने खुद कहा था कि मैं किसी को न बताऊं कि मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तो बस तुम्हारी बात मान रहा था। अब तुम मुझे अनदेखी का दोष क्यों दे रही हो? मैं यह करूं, वो करूं, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ भी करूं तुम्हें गलत ही लगेगा? कितना अजीब है। उसकी आवाज में एक ठंडी शरारत थी जो हवा में हंसी की तरह गूंजी। श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह इस खेल का मजा ले रही हो। यह लड़का ये इतना परेशान क्यों करता है? उसका मन उलझन और हंसी के बीच झूल रहा था। दिल्ली की सड़कों पर, जहां नियन लाइट्स और हलचल एक नया गीत रच रहे थे, विक्रम और श्रेया की यह अनकही जंग एक नई कहानी की शुरुआत थी। क्या यह सिर्फ एक दिन की कहानी है या इसका कोई गहरा मकसद है? विक्रम की आंखों में एक सवाल था जो शायद जल्द ही जवाब मांगने वाला था।